अगला हमारा टॉपिक है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले डेफिनेशन और पैथोजेनेसिस की बात कर लेते हैं। तो अगर डेफिनेशन और पैथोजेनेसिस की बात की जाए तो प्रोटीनूरिया अगर हमारा मान लीजिए 3.5 ग्राम पर डी से ज्यादा हो रहा है, या अगर हम प्रोटीन क्रिएटिन रेशियो निकालते हैं और वो 3 ग्राम पर ग्राम से जो है वो ज्यादा हो रहा है, तो फिर ये हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कैटेगरी में आता है। इसमें क्या होता है, यूजुअली हाइपो एल्बुमिनीमिया हमें देखने को मिलेगा, लेस देन 3.5 ग्राम पर डीएल। और ये यूजुअली क्या होता है, यूरिनरी लॉसेस की वजह से होता है। और ट्यूबुलर मेटाबॉलिज्म यानी कि जो ट्यूबुलर सेल्स हैं अगर वो बहुत ज्यादा एक्टिव है तो उसकी वजह से जो है हाइपो एल्बुमिनीमिया होगा। और बहुत ज्यादा जो है वो हेपेटिक सिंथेसिस भी होगा उसकी वजह से। उसके बाद में अगर मान लीजिए नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो फिर हमें एडेमा देखने को मिलेगा। उसमें बेसिकली प्राइमरी सोडियम रिटेंशन होता है, यानी कि ओवरफिलिंग वाली थ्योरी यहाँ पर आती है। प्लस माइनस जो है वो ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो मिलेगा हमें देखने को, यानी कि ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज मिलेगा। और उसके बाद में अंडरफिलिंग की वजह से उसके बाद में जो है वो रास एक्टिवेशन हमें देखने को मिलेगा। तो एडिमा जो होगा वो बेसिकली प्राइमरी सोडियम रिटेंशन की वजह से होगा, यहाँ पर ओवरफिलिंग थ्योरी आ जाती है। उसके बाद में जो ऑनकोटिक प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज देखने को मिलेगा, और ये हमारे अंडरफिलिंग वाली थ्योरी आ जाती है। और उसके बाद में रास एक्टिवेशन ये हमें देखने को मिल सकता है। हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरलिपिडीमिया जो है उसमें ज्यादातर हम कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड वगैरह देखेंगे, लेकिन ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम के क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता। लो प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर की वजह से क्या होता है कि एलडीएल जो है वो इंक्रीज कर जाता है, और इसमें जो है एंजियोपेंटिन लाइक 4 फैक्टर जो है, एंजियोपेंटिन लाइक 4 जो है वो भी इंक्रीज कर जाता है, और ट्राइग्लिसराइड भी इंक्रीज कर जाते हैं। किसकी वजह से? ये बेसिकली जो है हाई लो ऑनकोटिक प्रेशर की वजह से इंक्रीज कर जाते हैं। एक्चुअली नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है वो एक फिनोटाइप होती है, एक बीमारी नहीं होती। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है वो एक फिनोटाइप है, बीमारी नहीं है। माइक्रोस्कोपिक हिमेचूरिया पॉसिबल है, एकेआई पॉसिबल है। और अगर मान लीजिए माइक्रोस्कोपिक हिमेचूरिया है और एकेआई है तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो होता है वो नेफ्राइटिक सिंड्रोम को जो है ओवरलैप कर सकता है। अब अगर हम एटियोलॉजी देखी जाए तो एटियोलॉजी में सबसे पहले हम आते हैं, अगर देखा जाए तो जो कॉमन कॉज है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में उसमें है प्राइमरी पोडोसाइट या ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन इंजरी। ग्लोमेरुलर बेसमेंट इंजरी या फिर प्राइमरी पोडोसाइट की अगर इंजरी हुई है, वो इसके जो कारण अगर हम देखा जाए तो वो किसके जो हमें देखने को मिलेगी ये इंजरी, वो हमें एमसीडी में देखने की मिलेगी, मिनिमल चेन डिसीज एफएसजीएस में देखने को मिलेगी, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में देखने को मिलेगी, और सम केसेस ऑफ आईजीओ नेफ्रोपैथी एंड एमपीजीएन में देखने को मिलेगी। तो प्राइमरी पोडोसाइट इंजरी या फिर जीबीएम इंजरी जो हमें देखने को मिलेगी एमसीडी, एफएसजीएस, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, और कुछ केसेस आईजीओ नेफ्रोपैथी के या फिर मेम्ब्रेनोप्रोफिटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में। अच्छा, ग्लोमेरुलर इंजरी अगर मान लीजिए किसी सिस्टमिक डिसीज की वजह से हो रही है तो वो हमें देखने मिलेगी, जैसे डायबिटिक मेलाइटिस में मिलेगी, जैसे उसमें हमें नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीनूरिया देखने को मिलेगा, और उसमें जो है नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीनूरिया होगा। एमिलोइडोसिस में मिलेगी। उसके बाद में ल्यूपस नेफ्राइटिस वगैरह जो उसका जो क्लास 5 होता है उसमें हमें देखने को मिलेगा बेसिकली नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब अगर एपिडेमियोलॉजी की बात की जाए तो अगर मान लीजिए 18 साल का कोई एज का कोई पेशेंट है, अगर लेस देन 18 ईयर्स ऑफ द एज है, तो उसमें एमसीडी जो है ज्यादा देखने को मिलेगी एमपीजीएन से, और एमपीजीएन ज्यादा देखने को मिलेगा एफएसजीएस से। उसके अलावा अगर 18 से 60 साल की अगर बात किया जाए तो उसमें एफएसजीएस बहुत ज्यादा कॉमन होगा। एफएसजीएस और मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी जो है वो ज्यादा कॉमन होंगे, किससे? एमसीडी से या फिर ल्यूपस नेफ्राइटिस से, और फिर ये ज्यादा कॉमन होगा हमारा जो है डायबिटिक नेफ्रोपैथी से, और वो ज्यादा हमारा कॉमन होगा आईजीए नेफ्रोपैथी से। अगर 60 साल से ऊपर की बात की जाए तो हमारा मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी जो है वो ज्यादा होगा कॉमन, और ये ज्यादा कॉमन होगा एमिलोइडोसिस से, और ज्यादा कॉमन होगा मिनिमल चेन डिसीज से, और ज्यादा होगा एफएसजीएस से, और ये ज्यादा कॉमन होगा हमारा डायबिटीज मेलाइटिस से और आईजीए नेफ्रोपैथी से। अगर 80 साल से ऊपर की बात की जाए तो इसमें मिनिमल चेन डिसीज आ जाती है, मोर देन मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, या फिर मोर देन एमिलाइड, मोर देन एफएसजीएस, मोर देन आईजीए नेफ्रोपैथी, मोर देन डायबिटीज मेलाइटिस। तो ये हमारी एपिडेमियोलॉजी होगी। अब हम आते हैं कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के क्लिनिकल एक्स्ट्रा रीनल यानी किडनी के अलावा जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होंगे वो क्या होंगे। एक्स्ट्रा रीनल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर बात की जाए तो नंबर 1 आएगी हमारी हाइपर कोगुलेबिलिटी। हाइपर कोगुलेबिलिटी क्यों होती है? हालांकि इसकी मैकेनिज्म बहुत ज्यादा क्लियर है, लेकिन वो एडल्ट्स में ज्यादा होती है, और इसमें जो होती है वीनस जो थ्रोम्बोसिस होती है वो ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस। अगर मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी की बात की जाए तो इसमें जो है वो हमें ज्यादा देखने को मिलती है, और इसमें जो एल्बुमिन जो है सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। अगर लेस देन 2.8 है एल्बुमिन और हैवी प्रोटीनूरिया हो रहा है तो हमें जो है ये वीनस थ्रोम्बोसिस देखने को मिलती है। दूसरा क्या होगा एक्स्ट्रा रीनल मैनिफेस्टेशन? वो होगा पिलियरी डिफ्यूजन। पिलियरी डिफ्यूजन क्या होगा? ज्यादातर ट्रांसुलेटरी पैटर्न होगा, जैसे कि सिरोसिस में होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस, इस तरह का जो हमें पैटर्न देखने को मिलेगा।
तो प्लूरल फ्यूजन हमें किस कंडीशन में देखने को मिल जाता है, यानी कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम अगर है तो ट्रांसमिटेड पैटर्न जिस तरह का हमें सिरोसिस में देखने को मिलता है, या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, या फिर कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस में देखने को मिलता है, उस तरह का प्लूरल फ्यूजन देखने को मिलेगा। अब आते हैं और क्या होगा, एसआईटिस होगा। एसआईटी में सीरम एसआईटिस एल्बुमिन ग्रेडियंट देखेंगे, अगर ये 1.1 से कम है सीरम एसाइटिस एल्बुमिन ग्रेडियंट, यानी कि सीरम एसाइटिस एल्बुमिन ग्रेडियंट अगर 1.1 से जो है वो कम है, जैसे कि पेरिटोनाइटिस में या पेरिटोनल कार्सिनोमेटोसिस वगैरह वगैरह हो रखा है, तो उसमें भी जो है वो ये हमें लेस देन 1.1 से देखने को मिलेगा नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। उसके बाद में अगर गट एडेमा देखा जाए तो हमें गट एडेमा देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, उसके अलावा पेरिकार्डियल इफ्यूजन हमें देखने को मिलेगा, टीएसएच जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो प्रोटीन में जो थायराइड बाइंडिंग यानी कि थायरोक्सिन बाइंडिंग जो ग्लोबुलिन है उनका लॉस हो जाता है, इसकी वजह से हमें टीएसएच जो है वो इंक्रीज देखने को मिलेगा। विटामिन डी की डेफिशिएंसी मिलेगी, विटामिन डी की बाइंडिंग प्रोटीन जो होंगी वो लॉस हो जाएंगी, तो वो देखने को मिलेंगी। इन्फेक्शन देखने को मिलेंगे, गामा ग्लोबुलिन जो है वो कम हो जाएगी, एंटीबॉडी जो है वो लॉस हो जाती है यूरिन में, तो हाइपोगामा ग्लोबुलिनीमिया जो है वो देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये एक्स्ट्रा रीनल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमारे नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखने को मिलेंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम एसोसिएटेड कंडीशन। तो अगर हम सबसे पहले बात की जाए तो एनसेड्स और मान लीजिए पेनिसिलमिन का अगर किसी कोई हिस्ट्री दे रहा है, वो उसका यूज कर रहा है, तो हमें एमसीडी मिनिमल चेन डिसीज और मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी कॉमनली देखने को मिलेंगी। अगर मान लीजिए कोई लिथियम ले रहा है, इंटरफेरॉन ले रहा है, पैमिड्रोनेट ले रहा है, या फिर एचआईवी की हिस्ट्री पॉजिटिव है, तो फिर उसमें हमें मिनिमल चेन डिसीज और कोलैप्सिंग एफएसजीएस देखने को मिलेगा। उसके मान लीजिए अगर किसी को हिस्ट्री है रेफेम्पिसिन की, एम्पिसिलिन की, या फिर कोई एब्स्ट्रिन वायरस इन्फेक्शन हुआ है, सिफिलिस हुआ है, उसके बाद में माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन हुआ है, हॉजकिंस लिम्फोमा हुआ है, थाइमोमा हुआ है, तो फिर हमें जो है मिनिमल डिसीज के बारे में ज्यादा सोचना है। अगर मान लीजिए कोई लॉइडिस स्टरकोरोलिसिस का इन्फेक्शन अगर हमें हुआ है, तो फिर हमें जो है मिनिमल डिसीज या एफएसजीएस जो कि टिप वेरिएंट होता है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद मान लीजिए अगर मान लीजिए कोई हीरोइन का यूज करता है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ले रहा है, सिरोलोमस चल रहा है, हेपेटाइटिस सी वायरस का ट्रीटमेंट हो रहा है और वो एंटीवायरल ट्रीटमेंट ले रहा है, या मान लो किसी को सीएमवी इन्फेक्शन हुआ है, एसवी40 इन्फेक्शन हुआ है, पर वो वायरस बी19 इन्फेक्शन हुआ है, लीशमैनियासिस हुआ है, उसके अलावा फाइलेरियसिस हुआ है, उसके अलावा सेरेब्रल आर्थराइटिस हुआ है, एडल्ट वन डिस्टिल डिसीज हुआ है, म्यूकोक्यूटेनियस डिसीज कोई हुई है, मल्टीपल माइलोमा हुआ है, उसके बाद में एक्यूट मोनोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, पॉलीसाइथेमिया, इस तरह की कंडीशन है, तो इन सारी कंडीशन में हमें एफएसजीएस देखने को मिल सकता है। तो ये हुई हमारी कुछ नेफ्रोटिक सिंड्रोम एसोसिएटेड कंडीशंस। कुछ और कंडीशन है जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम एसोसिएटेड हो सकती हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई गोल्ड मर्करी या फिर कैप्टोप्रिल वगैरह का यूज हो रहा है, अगर मान लीजिए हेपेटाइटिस बी वायरस का कोई इन्फेक्शन हुआ है, सिफिलिस हुआ है, मलेरिया हुआ है, एसएलई हुआ है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ है, मेलेनेसी है, अगर मान लीजिए लंग, कोलोन, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, यूट्रस और गैस्ट्रिक, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें फिर हमें मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी देखने को मिलेगी। अगर मान लीजिए क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस है किसी को, और ट्यूबरकुलोसिस है, रीनल सेल कार्सिनोमा है, उसके बाद में रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ है, और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज है, फेमिलियल मेडिटेरियन फीवर हो रखा है, तो ये सारी कंडीशन है, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, तो इसमें हमें एमाइलोइडोसिस जो है वो देखने को मिलेगा, या फिर इसको कह सकते हैं सेकेंडरी एमाइलोइडोसिस देखने को मिलेगा। तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड कुछ कंडीशन है। अब वर्कअप और डायग्नोसिस, तो वर्कअप क्या करेंगे, किडनी बायोप्सी ज्यादातर केसेस में, ज्यादातर नेफ्रोटिक सिंड्रोम अगर मिल रहा है तो ज्यादातर केसेस में हम किडनी बायोप्सी करते हैं। लैब क्या करेंगे, हम हेपेटाइटिस बी और सी की सीरोलॉजी भेजेंगे, एचआईवी, NaC3, C4, SPEP, उसके बाद में जो है वो कप्पा लेमडा फ्री लैक्टिन ऐसे हम कराएंगे, उसके बाद में यूरिन प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस हम करा सकते हैं, उसके बाद में इम्यूनोफिक्सेशन इलेक्ट्रोफोरेसिस करा सकते हैं, BA1C एंटी-PLA2R एंटीबॉडीज, ये सब हम करा कर देखेंगे। डायबिटिक पेशेंट में हम जब जो है किडनी बायोप्सी तब कंसीडर करेंगे अगर हमें रैपिडली प्रोग्रेसिव किडनी डिसीज देखने को मिलती है, या फिर एक्स्ट्रा रीनल सिम्टम्स हमारे मौजूद है सिस्टमिक डिसीज के साथ, और सीरोलॉजी जो है वो हमारी पॉजिटिव है, तो और अगर शॉर्ट कोर्स है, मान लीजिए डायबिटीज, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन है डायबिटीज का, मतलब अभी थोड़े दिन पहले ही डायबिटीज जो है वो हुई है, लेकिन उसके बाद में हमें देखने को मिलता है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम है और वो रैपिडली प्रोग्रेसिव जो है किडनी डिसीज है, तो फिर हम बायोप्सी करेंगे। अब मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, अब मान लीजिए हमारे कॉम्प्लिकेशन हो गए, उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो उसमें हम सबसे पहले कि जैसे वॉल्यूम ओवरलोड है तो हम लूप डायरेटिक देंगे, थायरोइड देंगे, और उसके बाद में MRBs भी दे सकते हैं डायरेटिक्स। उसके बाद में यूजली हम जो है वो आईवी डायरेटिक, जब बहुत ज्यादा अगर मान लीजिए नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कॉम्प्लिकेशन है तो फिर हम आईवी डायरेटिक का यूज करेंगे। आईवी एल्बुमिन देंगे अगर सीवियर या रिफ्रैक्टरी एडिमा है, तो फिर हम जो है वो आईवी एल्बुमिन देंगे। हाइपरटेंशन को ट्रीट करेंगे, गोल हमारा जो है वो लेस देन 130/80 होना चाहिए। रास ब्लॉकेट वगैरह जो है हम करेंगे अगर प्रोटीन यूरिया बहुत ज्यादा हो रहा है।
हाइपर कोगुलेबिलिटी के लिए प्रोफाइलेटिक एंटीकोगुलेशन देंगे हम। अगर मान लीजिए जो एल्बुमिन है वो 2.8 से कम है तो फिर हम प्रोफाइलेटिक एंटीकोगुलेशन डाल देंगे। मान लीजिए हाइपरलिपिडीमिया है तो हम जो है वो स्टेटिन देंगे, और उसके बाद में जो है वो हाइपोथायराइडिज्म है तो हम जो है यूजुअली नेफ्रोटिक सिंड्रोम को जो हम ट्रीट करते हैं तो उसके बाद में वो खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन हम अगर मान लीजिए रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो हम थायरोक्सिन यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया नेफ्रोटिक सिंड्रोम।